हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी सूखे पत्ते। डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी एक सशक्त कथाकार हैं। सरल भाषा और शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं और पाठकों के अंतर्मन को छू जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हर रोज़ की तरह मणिदीपा आज भी ठीक 5 बजे सुबह पार्क में सैर करने आई, पर पार्क का आधा चक्कर लगाने के बाद कदमों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। हाँफने लगीं। लगा जैसे उम्र भर की थकान ने पैरों को जकड़ लिया है। दूसरी तरफ मन में चलने वाले झंझावात का तांडव अभी तक जारी था। कितना मन को समझाया कि सही गलत कदम का फैसला वक्त पर छोड़ दो, पर मन है कि मानता ही नहीं है। बेलगाम घोड़े की तरह भागे ही जा रहा है। 2 लंबी सांसें लेकर उसने किसी तरह पार्क का एक चक्कर पूरा किया और कोने में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गई। यहाँ वो रोज़ वॉक के बाद बैठकर प्राणायाम करती थी। धीरे धीरे तेज चलती सांसों ने सामान्य गति पकड़ी। मन को कुछ राहत मिली। उसका अनुभव था कि इस पेड़ के नीचे हमेशा उसे शांति मिलती है। वो घंटों उसके नीचे बैठी रह सकती है। पीपल के पेड़ की तासीर ही कुछ ऐसी है। शायद इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने लिखा था, अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात सब वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस पेड़ के नीचे उसकी ये आखिरी सुबह थी जिसका वो हर कीमत पर आनंद लेना चाहती थी। फिर इस पेड़ के साथ तो उसका बरसों पुराना आत्मीय रिश्ता था। अतीत ने दस्तक दी। याद आया शादी के 10-12 साल बाद सुवीर से उसने कहा था, सुवीर, सुना है नई कॉलोनी आ रही है, सब यार दोस्त मकान और प्लॉट की बुकिंग करा रहे हैं। प्लॉट लेकर घर बनवाना तो हम लोगों के लिए असंभव होगा। तुम्हें कहाँ इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, घर बुक करा लेते हैं। सुख दुख के लिए अपनी छत होना बहुत ज़रूरी है। उसकी बात से सहमत होकर सुवीर ने प्रत्युत्तर दिया था, माई डियर यंग लेडी, सही कह रही हो। इत्तेफाक से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, चलो कल ही देख लेते हैं। शुभस्य शीघ्रम। वो दोनों दूसरे दिन कॉलोनी की साइट देखने गए थे। कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय तक हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट विकसित नहीं हुआ था। बस भीड़ भाड़ वाले मोहल्लों की जगह खुली कॉलोनी विकसित हो रही थी। उसे ये कॉर्नर वाला घर पसंद आया था क्योंकि इसके किनारे पर पार्क था। पार्क में वृक्षारोपण का कार्य भी साथ साथ चल रहा था। ये पीपल का पेड़ वहाँ पहले से ही मौजूद था। शायद किसी समझदार व्यक्ति ने पेड़ कटवाने की जगह पार्क बनाने का सुझाव दिया होगा। उसने यही कॉर्नर वाला घर लेने की जिद सुवीर से की थी। कॉर्नर वाले घर के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ी थी। पूरी ज़िंदगी उन लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर में सरकारी और किराए के मकानों में बिताई। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने घर में रहने का अवसर मिला। मणिदीपा ने अपनी अभिरुचि के अनुसार घर को सजाया था। बागवानी का उसका शौक यहाँ परवान चढ़ा। विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ के बाद ही गृह प्रवेश किया था। सोचा था अब मौज और सुकून की ज़िंदगी जिएंगी, पर क्या सुकून की ज़िंदगी उससे मिल पाई? पिछले कुछ वर्षों में इतना कुछ अनचाहा घटा कि उसके मन की सुख शांति हमेशा के लिए रूठ गई। तनाव उस पर फिर हावी होने लगा। फिर होली का दिन याद आते ही मन और कसैला हो उठा। तभी सुवीर की बात याद आ गई। नो माई ओल्ड स्वीट लेडी, अब कोई नेगेटिव बात नहीं। हम दोनों हैं ना, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। फिर फिक्र किस बात की? तनाव भगाने के लिए उसने फिर गहरी सांस ली। अनुलोम विलोम में अपने को झोंका। धुंधलका छट गया था। पार्क में कुछ और लोग सैर करने आ चुके थे। अभी घर जाने का मन नहीं कर रहा था, कारण सुवीर अभी सो रहे होंगे। दुलारी 7 बजे आएगी, तभी सुबह की चाय पी जाएगी। आधा पौना घंटा वो और बैठ सकती थी। तभी उसका ध्यान सड़क की दूसरी तरफ भटका। वहाँ ममता के स्पर्श से वंचित आवारा कहे जाने वाले सड़क छाप कुत्ते अचानक आपस में लड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगे। उसका दिमाग कुत्तों में उलझ गया। सोचने लगी, इंसान तो जड़ जोरू और ज़मीन के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन इन कुत्तों की आपस में लड़ाई किस जागीर को लेकर हो रही है? क्या ये इनका टाइम पास या स्वभाव है? तभी सामने से काली कार गुजरी।
कुत्ते आपसी वैर भाव छोड़कर कौमी एकता का झंडा बुलंद करते हुए कार के पीछे भागने लगे, ठीक वैसे जैसे एक दूसरे के लिए आग उगलने वाले घोर विरोधी दल चुनाव के समय अचानक संगठित होकर सत्ता में विराजमान दल पर हमला बोल देते हैं। कुत्तों ने कुछ देर तक कार का पीछा किया। कार आगे निकल गई। हताश निराश हाँफते हुए कुत्ते एक जगह बैठकर अपनी जीभ अंदर बाहर करने लगे। उनकी यह हालत देखकर उसके उदास होंठ मुस्कुरा पड़े और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि महीनों मुस्कुराहट के लिए तरसते होंठ इतनी छोटी सी बात के लिए खुल पड़ेंगे। उसे अच्छा महसूस हुआ, कुछ मन के जाले कटे। दरअसल होली से ही वो उदासी के कुएं में गोते लगा रही थी। मन विचलित और अवसादग्रस्त हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीवन निरर्थक लगने लगा था। ऐसी फीकी होली उसकी कभी नहीं रही थी। हमेशा उसकी होली रंगों और गुझियों की मिठास से सराबोर होती थी। इस होली से पहले सुवीर को वायरल बुखार हो गया था। सावधानी बरतने के कारण वो लोग पार्क में खेली जाने वाली सामूहिक होली में नहीं गए थे। सुवीर को अकेला घर पर छोड़कर उसके जाने का कोई तुक नहीं था। सुमंत बेंगलोर गया था। सुरंजन भी इतनी दूर से कैसे आता। सोचा था चंदन और चित्रा तो पास में हैं, वो जरूर आएंगे। उनके आने मात्र से मन रंग बिरंगा हो जाएगा, सारे रंग अपने आप खिलखिला पड़ेंगे। इसी आशय से उसने सुबह चंदन को फ़ोन किया था। बड़ी मरियल सी आवाज़ में उसने कहा था, हैप्पी होली दादी। तबीयत तो ठीक है? उसका चिंतित होना स्वाभाविक था। अरे तबीयत को क्या हुआ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर होली के दिन दुखी आत्मा सा क्यों साउंड कर रहे हो? अरे वो तो मम्मी ने ज़बरदस्ती दूध पिलाने के लिए सुबह सुबह उठा दिया, सोने का मन था। हमारे पास होली खेलने कब आ रहे हो? अभी तो मैं मम्मी के साथ नानू के घर जा रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ होली खेलने जाऊँगा। कोई बात नहीं, नानू के घर भी जाना ज़रूरी है और दोस्तों के साथ होली खेलना भी। हमारे पास शाम को आ जाना, हम डिनर इकट्ठे करेंगे। अगर ठीक समझना तो रात हमारे पास रुक जाना, सुबह कॉलेज यहीं से चले जाना, ड्राइवर छोड़ आएगा। चित्रा अपनी कार से ऑफिस चली जाएगी। पूछता हूँ मम्मी से, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। एक बार भी नहीं पूछा कि दादू का क्या हाल है। मणिदीपा को ये बात चुभी, पर उसने अपने पर नियंत्रण रखते हुए सुवीर को उनका प्रोग्राम बता दिया। उनके आने की पक्की उम्मीद उसे थी, ना आने का कोई कारण नहीं था। दिन बड़ा उदास बीता, पर इंतज़ार के अलावा और कोई विकल्प उसके पास नहीं था। पार्क की होली का हुड़दंग बीच बीच में सुनाई दे जाता था, लेकिन मन में एक दबी उमंग भी थी कि शाम को उसका घर गुलजार हो जाएगा। चित्रा और चंदन के लिए उसने 2 दिन पहले ही बड़े प्यार से गुजिया और मठरी अपने हाथों से बनाई थी। चंदन को उसकी बनाई मठरी गुजिया बचपन से ही बहुत पसंद थी। बाजार की वो खाता ही नहीं था। उसे साथ में देने के लिए मठरी गुजिया और होली का उपहार पैक करके रख दिया था। जल्दी जल्दी में कहीं कुछ भूल ना जाए। इस उम्र में भूलने की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। पूरे दिन धीरे धीरे चंदन की पसंद का खाना बनाया। अब ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। हाथ की पकड़ थोड़ी शिथिल हो गई है। झुकने से कमर दर्द होने लगती है। ज़्यादा देर खड़े होने पर पैरों में दर्द और सूजन हो जाती है। होली के कारण सब काम करने वालों की छुट्टी थी। उसे परेशान देखकर सुवीर ने कहा भी था, क्यों बेकार में खटक रही हो, जो कहो ऑर्डर कर देता हूँ। सुवीर मणिदीपा के मन को नहीं समझ सकते थे। उसे तो अपने परिवार के लिए खटकने में ही परम सुखानुभूति होती है। वो तो खाना बनाते हुए अपना सारा लाड़ उसमें उड़ेल रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि शाम को दरवाज़ा खोलते ही चंदन ढेर सारा रंग डालकर सारी कसर निकाल देगा। वो चंदन के साथ पहली होली याद करके मुस्कुरा पड़ी। चंदन कोई 3-4 साल का रहा होगा। उस समय सुमंत कानपुर में पोस्टेड था। सुवीर और मणिदीपा उसके पास आए हुए थे। होली वाले दिन सुमंत और चित्रा अपने मित्रों के साथ होली खेलने की औपचारिकता निभाने चले गए थे। चंदन लॉन में रखी रंग की बाल्टी से अपनी छोटी सी पिचकारी को भरकर उसके ऊपर रंग डालकर बरामदे में छिप जाता था। वो भी छोटी बच्ची बनकर, अरे मेरे ऊपर रंग किसने डाला, चल बताती हूँ शैतान को, कहकर इधर उधर भागने लगी थी। दादी पोता की वो मीठी होली घंटों चली थी। सुवीर ने पूरा वीडियो बनाया था। होली वाले दिन उसने खोज कर वो वीडियो कई बार देखा और सुवीर को भी दिखाया। अपने जिगर के टुकड़ों को देखने और मिलने की उम्मीद में बूढ़ी रगों में बहने वाले खून की रवानगी बढ़ जाती है। गले मिल जाने पर ऐसा लगता है जैसे सितारों से जड़ा आसमान मुट्ठी में आ गया हो।
जीवन का प्राप्य मुस्कुरा उठता है। शाम होते ही उदासी किसी कोने में जा छिपी। उसकी जगह इंतजार ने ले ली। उसकी बेताबी देखकर सुवीर ने कई बार टोका, इतना उतावलापन ठीक नहीं है, आराम से बैठो। वो लोग 7-8 बजे से पहले नहीं आएंगे, देख लेना। पर वो अपने दिल का क्या करती, वो कहाँ मानने वाला था। उधर घड़ी कहाँ रुकने वाली थी। घड़ी ने 7 बजाए, 8 बजाए, फिर 9। ना कोई आया, ना कोई सूचना। इंतज़ार की जगह अब किसी अनहोनी की आशंका ने ले ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फ़ोन चित्रा और चंदन में से किसी ने उठाया नहीं। रिंग बराबर जा रही थी। धड़कते दिल से उसने सुमंत के पास फ़ोन बेंगलोर लगाया। सुमन के उत्तर ने उसे निराशा के कुएं में ढकेल दिया। माँ, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। अभी कुछ देर पहले उनसे बात हुई थी। खाना उन लोगों ने मीता, जो चित्रा की बहन है, के घर खा लिया है। चंदन होली खेलकर थक गया था, सोने जा रहा था। आप लोग भी खाना खाकर सो जाओ। मैं कल सुबह अपनी मीटिंग के बाद दोपहर की फ़्लाइट से आऊँगा। एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस जाना होगा। रात का डिनर आपके साथ करूँगा। आज आपकी गुजिया मिस कर रहा हूँ। उपेक्षा का ये दंश बहुत गहरे चुभा। कम से कम वो लोग फ़ोन करके बता तो सकते थे कि आना संभव नहीं है। मैसेज कर सकते थे। सुमंत के लिए साधारण बात हो सकती है, लेकिन उसने अपने आप को काम में इतना झोंक दिया है कि उस पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं होता है। अथवा वो अपनी भावनाओं को छिपा लेता है, पर वो नहीं कर पाती है। उसी में बेमतलब उलझी रहती है, अपने आप को आहत करती रहती है। होली दिवाली साल में एक बार आते हैं। ऐसे में अगर बच्चे एक शहर में रहते हुए भी 20 मिनट की दूरी तय करके मिलने ना आए तो उसे क्या कहा जाएगा। ये बात अदहन की तरह दिलो दिमाग में खदकती रही। सारी जिंदगी वो रिश्तों की रेशमी डोर कसकर थामे रही। उन्हें सहेजने और संवारने की जद्दोजहद में पूरी जिंदगी खपा दी। फिर डोर उसके हाथ से फिसल क्यों गई। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसका परिवार क्यों बिखर रहा है। परिवार के सुख से वो वंचित क्यों है। बच्चों के जीवन में भूचाल क्यों है। उनके जीवन की तपिश का असर उस पर काली छाया बनकर क्यों मंडरा रहा है। उसकी गलती कहाँ पर है, कोई उसे बताए। वो तो बच्चों की पटरी पर से उतरी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, पर आज की उपेक्षा से उसे अपनी सारी कोशिशें बेमानी लगने लगी हैं। वो आहत महसूस कर रही थी। दूसरे दिन भी उसे उदास देखकर सुवीर ने कहा था, माई स्वीट ओल्ड लेडी, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। वो बहते पानी की तरह एक वक्त पर न ठहर कर सुख दुख से बहुत आगे निकल जाती है। छोड़ो ये सब, बीत गई सो बात गई। हम अपनी खुशियों के लिए किसी का मुंह क्यों देखें, किसी से कोई अपेक्षा क्यों रखें। चलो उठो, तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोलता हूँ। सुवीर का मंतव्य वो समझती थी। वो कहते नहीं हैं, लेकिन एक डर उनके अंदर भी समाया हुआ है। आज वो दोनों साथ हैं, कल को एक साथी अकेला रह गया तो उसकी ज़िंदगी का हश्र क्या होगा। यही खौफ कहीं ना कहीं उनके अंदर से मणिदीपा की फिक्र में जाहिर होता है। उसने अपनी उदासी को सुवीर के लिए झाड़ा पोंछा और शांत स्वर में कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मगर हमने उनसे अपेक्षाएं कब रखी। अपेक्षाएं तो उनकी हमसे रही हैं। हम उनकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतरे हैं। फिर ये उदासी की परछाई के साथ क्यों चल रही हो। सुवीर, क्या होली पर अपने जिगर के टुकड़े से 10 मिनट की चाहना रखना गलत था। क्या हमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली थी। सुमंत तो सरकारी काम से बेंगलोर गया है। सुरंजन मणिपुर में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ऐसे में चित्रा और चंदन को हमारे पास आना चाहिए था। यह हमारी अपेक्षा नहीं, उनका फ़र्ज था। वो चाहते तो सुबह हमसे मिलते हुए अन्यत्र जा सकते थे या लौटते हुए इधर से आ सकते थे। ये घर भी उनका है। चित्रा को मैंने बहू से ज़्यादा अपनी दोस्त माना है। वो जानती है कि चंदन मेरी जान है, फिर भी। छोड़ो यार चित्रा और चंदन को, चलो तैयार हो जाओ। रास्ते में मोटू राम के गोलगप्पे खाते हैं, दिल किया तो बास्केट चाट भी खा लेंगे। वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। उसे वैसी ही अनमनी और निष्क्रिय देखकर सुवीर ने हंसकर कहा था, अरे गोलगप्पों के नाम से मुंह में पानी नहीं आया। अरे ये क्या, मुंह की जगह आंखों में पानी आ गया। चलो ऐसे ही चलो, तुम तो ऐसे ही अच्छी लग रही हो। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुमने 70 बसंत देख लिए हैं। आज भी 50 से ज़्यादा की नहीं लगती हो। मैं ज़रूर खड़ूस दिखता हूँ, बाल उड़ गए हैं, थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा हूँ, एक तरह से बूढ़ा जोकर लगता हूँ।
सुवीर की अति नाटकीयता पर वो हंसने के लिए मजबूर हो गई। उन पर बड़ा लाड़ आया। हाथ पकड़कर पलंग पर बिठाया और हंसकर कहा, आज ड्राइव पर न जाकर पहले की तरह ताश खेलते हुए अपनी पसंद के पुराने गाने सुनते हैं। अभी दुलारी आएगी, उससे चाय पकौड़ी बनवा कर खाएंगे। डिनर भी कुछ अलग होगा, ठीक पहले की तरह। सारा तनाव ताश की हार जीत और तुम्हारी चीटिंग में बह जाएगा। हुक्म मेरी सरकार का सिर आंखों पर। सुवीर ने भी उसी पुरानी वाली अदा से जवाब दिया। ताश खेलते खेलते मणिदीपा ने अचानक एक अप्रत्याशित प्रस्ताव सुवीर के सामने रख दिया था। सुनते ही चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ देर मौन रहने के बाद उसे अच्छी तरह परखते हुए सुवीर ने पूछा था, ये तुम्हारा कल की घटना से उपजा क्षणिक आवेश है या तुमने पहले भी इस विषय में सोचा था? ये क्षणिक आवेश नहीं है, समय का संकेत है। वर्तमान परिस्थितियों में यही सबसे अच्छा विकल्प हमारे पास है। तुम इस बात से चौंक गए? अरे, अब तो किराए परिवार का चलन भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ईश्वर न करे ये नौबत आए। फिर भी समय बदल रहा है। देखो सुवीर, बेटे अगर लायक हैं तो भी समस्या, नालायक हैं तो भी समस्या। बुढ़ापा गरीबों के लिए भी समस्या और अमीरों के लिए भी। पहले की बात और थी, संयुक्त परिवार में बुढ़ापा अपनों के बीच आराम से कट जाता था। अब रोजी रोटी की आपाधापी में किसके पास समय है जो माँ बाप की सेवा में लगाए? हमें अपनी समस्या का समाधान बिना किसी शिकवे गिले के स्वयं खोजना होगा। मैंने खोज लिया है। वहाँ कम से कम हम किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगे। शेष जीवन चिंता मुक्त और अपनी शर्तों पर अपने दम पर बिताएंगे। एक बार इस विषय पर सुमंत से भी बात की थी। वो मेरी बात से सहमत हो गया था। कहा था उसने, माँ, मैं आप लोगों की देखभाल स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ। काश मेरी नौकरी 9 से 5 वाली होती। जब भी शहर से बाहर जाता हूँ यही चिंता लगी रहती है कि मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। बेचारा मन ही मन बड़ा दुखी होता है। तुम ठीक कहती हो। फिर तो वक्त आ गया है इस विषय पर गंभीरता से सोचने का, सुवीर ने बाजी डिक्लेयर करते हुए कहा। मणिदीपा सीनियर सिटीजन होम शिफ्ट होना चाहती थी, जहां सब उसके जैसे लोग। सुख दुख के मौसम हर शख्स के जुदा होंगे, लेकिन सबकी समस्या एक ही होगी, अकेलापन या अपनों की उपेक्षा। इस उम्र में अपनों की उपेक्षा शारीरिक असमर्थता से ज़्यादा कचोटती है, ये वो समझ चुकी थी। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें ज्योति सीनियर सिटीजन होम पसंद आया, जिसमें 5 सितारा होटल जैसी सभी सुविधाएं थीं। टीवी, एसी और सुंदर फर्नीचर से सुसज्जित बड़ा सा डबल बेड का हवादार कमरा, सभी सुविधाओं से संपन्न साफ सुथरा वॉशरूम, ज़रूरत के सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों एवं क्रॉकरी कटलरी से सजी किचन, आंखों को ठंडक देता नीले पानी का हिलोरे मारता तरणताल, क्लब हाउस जिसमें उम्र दराज लोगों के मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध थे। बड़ी सी लाइब्रेरी भी आकर्षण का केंद्र थी। बना बनाया खाना खाने के लिए रूम सर्विस और डाइनिंग रूम की सुविधा दोनों थी। बस एक फ़ोन कॉल से अपनी इच्छा बताने की ज़रूरत थी। मेडिकल की रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध थीं। सीरियस समस्या होने पर एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल के साथ उनका अनुबंध था। ये वहाँ के प्रबंधन का सिर दर्द था कि वो वहाँ ले जाकर आपका इलाज कराएं। पैसा आपका, सुविधाओं की कमी नहीं थी। वहाँ रहने वाले अधिकांश बुजुर्गों के बच्चे या तो एनआरआई थे या वो निसंतान थे। कुछ उच्च पदों से रिटायर अभिजात वर्ग के लोग थे, कुछ सिंगल थे, कुछ पति पत्नी साथ थे, कुछ व्हीलचेयर पर थे, कुछ अल्जाइमर, एमनेसिया, डिमेंशिया आदि के रोगी भी थे। सबकी देखभाल उसकी ज़रूरत के हिसाब से की जा रही थी। अपना घर छोड़कर आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो सबके साथ अवश्य होंगे, लेकिन वहाँ के माहौल में सब मस्त नज़र आ रहे थे। वहाँ की जीवन शैली और सुविधाएं देखकर वो दोनों बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वहाँ के चार्जेस सुनकर मणिदीपा का उत्साह फीका पड़ गया। उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखकर सुवीर ने कहा था, चिल माई स्वीट ओल्ड लेडी, मेरी पेंशन काफ़ी है यहाँ के खर्च निकालने के लिए। मैं नहीं रहूँगा तब भी फैमिली पेंशन से तुम्हारा खर्च आराम से निकल जाएगा। फिर हमारे पास अन्य सेविंग्स हैं, इंश्योरेंस हैं और इतना बड़ा मकान है। हम इनका करेंगे क्या? पैसों की समस्या आड़े नहीं आएगी। पूरी ज़िंदगी हम दूसरों के लिए जोड़ते और खर्च करते रहे हैं, अब अपने पर खर्च करेंगे। पसंद हो और तुम्हारी हाँ हो तो बोलो, बात आगे बढ़ाऊँ।
मणिदीपा ने चुपचाप सिर झुका लिया था। मौन को ही उसकी स्वीकृति मानकर सुवीर ने आनंद फानन में सब कुछ तय कर लिया था। 1 सप्ताह बाद ही उन्हें ज्योति होम में शिफ्ट होने की अनुमति मिल गई। सुवीर ने उसे बताया था, हम चाहें तो कल ही शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे हमारे पास 1 सप्ताह का समय है। सुनकर उसका दिल बैठ गया। थोड़ी देर के लिए ज्योति होम जाने का उत्साह ठंडा पड़ता दिखाई दिया। फिर मन को समझाया कि अब कदम पीछे नहीं खींचना है। एक ही छत के नीचे इस उम्र की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसको मिलना होगा वो वहाँ भी आ सकता है। नाते रिश्तेदार कौन से रोज़ मिलने आते हैं, वो तो पारिवारिक शादी ब्याह या मातमी के अवसरों पर ही मिलते हैं। पास पड़ोस भी अब पहले वाला कहाँ रहा। किसके पास फुर्सत है किसी की खबर लेने की। सामाजिकता में अब स्मार्टफोन और टीवी की घुसपैठ हो गई है। शिफ्टिंग के लिए घर को समेटना जरूरी था, पर वही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। इतने सालों की जमी जमाई गृहस्थी को उखाड़ कर वो एक कमरे में नहीं ले जा सकती थी। फिर वहाँ तो सब कुछ पहले से ही मौजूद था। क्या साथ लेकर जाए और क्या छोड़कर जाए, इसका चुनाव करना बड़ा दुष्कर कार्य था। सुवीर ने सुझाव दिया, हमें सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हमें साथ ले जाना है। चलो सबसे पहले कपड़ों का चुनाव करते हैं। वो वार्डरोब के सामने खड़ी हो गई। सामने सभी मौसम और अवसर के अनुकूल साड़ियों का जखीरा था। छोटी बड़ी पार्टियों और शादी ब्याह के मौके पर पहनने वाली पारंपरिक साड़ियाँ अलग अलग खानों में रखी थीं। हर साड़ी के पीछे अलग कहानी थी। किसे साथ ले जाए, किसे यहीं छोड़ जाए। कुछ देर आंखें बंद करके सोचती रही। फिर काफ़ी ऊहा-पोह के बाद कुछ साड़ियाँ और डेली वियर के ड्रेसेस वहाँ की वार्डरोब को ध्यान में रखते हुए रख ली। सोचा कुछ ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो बाद में एक चक्कर लगा लेगी। बंद घर की एक चाबी तो उसके पास रहेगी ही। इसी तरह मन को समझा लिया। तभी सुवीर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। अरे, ये मैरून कलर वाली साड़ी क्यों छोड़ दी? जानती हूँ ये रंग तुम्हें बहुत पसंद है, मद्रास से मेरे लिए लाए थे। और ये गोल्डन साड़ी तो अभी तुम्हें शादी की 50वीं वर्षगांठ पर दी थी, उसे तो रख ही लो। ऐसे तो ये शिफॉन की साड़ियाँ याद है, पूरा थान मिसेस जैन से मंगवा कर मनपसंद रंगों में साड़ियाँ रंगवाई थी। फिर लखनऊ और बरेली भागी भागी कढ़ाई कराने गई थी, वो भी बिना रिजर्वेशन के। मुझे तुम्हारे सब पागलपन याद हैं। कुछ और कपड़े रख लो जो हमारी तुम्हारी खास यादों से जुड़े हों, फिर मेरी मदद करना। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। वैसे भी मेरे कपड़ों का चुनाव तो तुम ही करती हो। खास मौक़ों पर सुमंत और सुरंजन भी कर देते थे, अब तो। सुवीर ने एक गहरा निश्वास छोड़ा। सुवीर, बाकी बचे कपड़ों का क्या होगा? नहीं जानता। ऐसी बातें पूछकर कमज़ोर मत बनाओ। सब कुछ भविष्य पर छोड़ना बेहतर होगा। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया था। वार्डरोब के सामने से हटी तो कमरों पर नज़र डाली। तीनों कमरों के पलंग और पूरा फर्नीचर सहारनपुर से कारपेंटर बुलाकर शीशम की लकड़ी का बनवाया गया था। कुछ फर्नीचर अखरोट की लकड़ी का नक्काशीदार भी था, जो कश्मीर पोस्टिंग के समय खरीदा गया था। उफ, कितने चक्कर लगाने के बाद चुनाव कर पाए थे सुवीर। वो तो खींचकर मुंह फुलाकर एक कोने में खड़ी हो जाती थी। सुवीर उसके गुस्से से बेपरवाह होकर दुकानदार को हंस हंस कर पटाते रहते थे। अब इस फर्नीचर का क्या होगा? शायद उनके बाद आधे पौने भाव में बेच दिया जाए या यूं ही किसी को दे दिया जाएगा। दिल के अंदर चीड़ सी मच गई। किचन की तरफ देखकर तो दिल बैठ ही गया। कभी बचपन में दादी ने कहा था कि सुगढ़ गृहिणी की पहचान उसकी रसोई और बाथरूम होता है। वो बात पता नहीं कैसे उसके दिमाग में गड़ गई थी। बड़े जतन से उसने अपना किचन सजाया था। अन्नपूर्णा की रसोई की तरह राशन भरा पड़ा था। घर के पीसे मसाले कांच की बोतलों में सजे थे। मन में आया सारा राशन, मसाले, तेल, घी फ्रिज में रखा सामान पैक करके चित्रा के घर भिजवा देगी। फिर मन को उसने झिड़का, चित्रा नहीं, सारा सामान दुलारी और ड्राइवर को दे देगी। और भी सामान जो उन लोगों की ज़रूरत का होगा उन्हें दे ही देगी। मोह का ये धागा काटना ज़रूरी है। डाइनिंग रूम की अलमारियों में सजी देश विदेश से चुन चुन कर लाई गई क्रॉकरी और कटलरी अलग शोर मचाने लगी कि मेरा क्या होगा। याद आया एक दौर था जब अक्सर 20-30 लोगों की पार्टी घर पर होती ही रहती थी। किराए या मांगे की क्रॉकरी उन्हें प्रतिष्ठा के खिलाफ लगती थी। एक हद तक कहें तो जुनून के चलते उसने न जाने कितने छोटे बड़े टी पॉट इकट्ठे कर लिए थे। रोज़ बदल बदल कर लॉन में बैठकर चाय पी जाती थी। उधर सुवीर अपने वाइन कैबिनेट के सामने खड़े उसे बड़ी हसरत भरी नज़र से देख रहे थे।
ड्यूटी फ्री विदेशी स्कॉच विस्की, वाइन और छोटे बड़े वाइन विस्की के क्रिस्टल कट ग्लास, जग, कंटेनर आदि से सजा वाइन कैबिनेट देखकर लोगों के मुंह से वाह निकलती थी। गर्वानुभूति की झलक उनके चेहरे पर दपदपाने लगती थी। मांगने पर भी सुरंजन को अपने इस खजाने से कुछ देने को तैयार नहीं हुए थे। अब यहीं छोड़ना पड़ेगा, वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे बार रूम तो वहाँ भी है। दीपा को समझ में नहीं आ रहा था कि स्टडी रूम की 1000 किताबों की विरासत वो किसे सौंपे। ज्योति होम वालों ने कहा है कि वो 50 किताबों की जगह अपनी लाइब्रेरी में बना देंगे। 10-20 वो अपने कमरे की रैक पर रख सकती है, पर बाकी का क्या? घर के हर कोने में सैकड़ों चीज़ें थीं जो उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। दीवारों पर सजी पेंटिंग्स की तरफ से उसने नज़रें फेर लीं। यायावरी जीवन में उसने बहुत सी कलाकृतियाँ देश विदेश से संग्रहित की थीं। उनसे घर को सजाया था। घर में घूमते हुए हर चीज़ पर मोह की उंगलियां उलझने लगीं। फिर आंखों से आंसू के रूप में पिघलने लगा। दिल किया जोर से बुक्का मार कर रो ले। उसे यूं बेहाल देखकर सुवीर ने उसके कंधों को थपथपा कर कहा, तुम चाहो तो हम कुछ समय के लिए वहाँ शिफ्टिंग टाल सकते हैं। कब तक टालोगे? अंततः हमें वहीं जाना है। हमारे बच्चे हमारी देखभाल नहीं कर पाएंगे। सुमंत महीने में मुश्किल से 10 दिन यहाँ रहता है। कभी भी अचानक उसका बेंगलोर, कलकत्ता, बम्बई, सिंगापुर, फ्रांस आदि जगहों का टूर लग जाता है। वो भी हमें नौकरों के सहारे ही छोड़ेगा। हमारी चिंता उसके काम में बाधक बने, ये मैं नहीं चाहती हूँ। चंदन और चित्रा के रंग ढंग तो हमें पता ही हैं। सुरंजन तो पहले ही अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। फिर उसकी भी नौकरी ऐसी ही है कि वो हमारे साथ नहीं रह सकता। आगे और कठिन समय आने वाला है। हमें चलने फिरने, उठने बैठने में भी किसी सहारे की ज़रूरत होगी। तब हम किसे पुकारेंगे? यहाँ तो कोई भी काम करने वाला किसी दिन भी छुट्टी लेकर घर बैठ जाता है। तब एक गिलास पानी के लिए भी तरस जाएंगे। नहीं नहीं, हम अब पीछे पैर नहीं खींचेंगे। माय ब्रेव लेडी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। सामान का क्या है? वो तो एक दिन यहीं छोड़कर जाना है। हम यहाँ रहें या वहाँ, ऊपर तो कोई अपने संग ले नहीं जा सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल अटारी सब यहीं छूट गए हैं। फिर हम कोई अनोखे तो हैं नहीं। हमारे पीछे जिसकी जो मर्जी हो करेगा। यही समझना समाचीन होगा। सुमंत ने एक सलाह दी है। आप लोग अभी वहाँ 6 महीने रहने के इरादे से जाइए। अगर घर से ज़्यादा सुविधाजनक लगे तो स्टे आगे बढ़ा लेना। तब मैं घर को अपनी कंपनी का गेस्ट रूम बना दूंगा। आपके घर की देखभाल होती रहेगी। कभी कभी सुरंजन भी यहाँ आकर रह सकता है। आप लोग भी आकर उसके साथ रह सकते हैं। किराया भी मिलेगा। बहुत दुखी था कि वो हमें परिवार का सुख नहीं दे सका। हाँ मणि, हमें बच्चों की मजबूरी समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने सही निर्णय लिया है। ये नए दौर की समस्याएं हैं, उन्हें नए नज़रिए से सुलझाना पड़ेगा। सही कहा आपने। हमारी देखभाल में असमर्थ बच्चे हमें वृद्धाश्रम पहुंचाने का फैसला लें, उससे अच्छा है कि निर्णय हम बिना किसी शिकायत के खुद कर लें। आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए घर का मोह त्याग कर जीवन का शेष समय आराम और शांति से बिताएं। इसी तरह एक दूसरे के कमज़ोर पड़ने पर एक दूसरे को भावनात्मक संबल देते हुए उन्होंने जाने की तैयारी की, लेकिन स्वयं अलग अलग तरीके से अपने मन में युद्ध लड़ते रहे। घर का मोह छोड़ना आसान नहीं होता है। फिर उनका यह फैसला सही है या गलत, यह द्वंद्व भी अंतस में चल ही रहा था। यही सब कुछ सोचते सोचते घर चलने के लिए मणिदीपा उठ खड़ी हुई। घड़ी देखी, शायद सुवीर उठ चुके होंगे। दुलारी चाय के लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। दोपहर तक घर बंद करना है। 2 बजे सुमंत गाड़ी लेकर आएगा। चलने के लिए भारी मन से एक कदम बढ़ाया ही था कि पार्क की दूसरी तरफ का नज़ारा देखकर कदम ठिठक गए। उस छोर खड़े पेड़ों से अचानक हवा के झोंकों से असंख्य सूखे पत्ते एक साथ झड़ने लगे। एक क्षण के लिए लगा जैसे रंगीन झरना बह रहा हो। उस सरसराहट में गजब का सम्मोहन था। जीवन में पहली बार पतझड़ का लयबद्ध संगीत उसने सुना। ठगी सी विस्फारित नेत्रों से अपलक पतझड़ का वो अप्रतिम, अकल्पनीय और अतीन्द्रिय सौंदर्य वो पीने लगी। देखते देखते पल भर में फुटपाथ पर सूखे पीले, मटमैले, कत्थई, भूरे रंग के पत्तों का कालीन बिछ गया। मन में बचपना इठला उठा।
इच्छा हुई कि प्रकृति प्रदत्त इस कालीन पर चला जाए, उसका स्पर्श महसूस किया जाए, उनकी करकराहट, चरपराहट और मरमराहट का संगीत सुना जाए, सूखे पत्तों की खालिस गंध को नासार रंध्रों में भर लिया जाए। लेकिन जब तक वो उस छोर पर पहुंची, सफाई वाले बिखरे पत्तों को झाड़ू से समेटकर हथगाड़ी में दबा दबा कर भरने लगे। उत्सुकतावश पूछ लिया, पत्तों का क्या करोगे? हम कूड़ा घर में डाल देंगे, नगर पालिका वाले आकर जला देंगे, और क्या होगा इनका? जलाने के नाम से वो काँप उठी। उफ, डाल से जुड़ा था तब उपयोगी था, छाया देता था, पेड़ों की शोभा था। शाखा से गिरते ही निरर्थक कूड़ा करकट हो गया। उधर पेड़ भी श्रीहीन हो गया। जलाने के सिवाय और कोई गति नहीं। हमारी भी यही परिणति होगी। प्राण निकलते ही आग के हवाले। मन अधिक वैराग्य की तरफ जाने लगा। मन को साधना जरूरी था। कबीरदास ने उसे राह दिखा दी। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। वो भी तो सूखा पत्ता है, आज नहीं तो कल उसे झड़ ही जाना है। क्या फर्क पड़ता है घर में गिरे या ज्योति होम में? मोह का जाल सूखे पत्तों ने काट दिया। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। लंबे लंबे डग भरती वो दुलारी की बनाई आखिरी चाय पीने चल दी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी सूखे पत्ते। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ निरंतर सुनते रहने के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।